नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति। और सबसे पहले रोजाना की तरह आपके सामने खबरों का मैनिफेस्टो होगा। खबरों में क्या आया तो आज की पहली लीड स्टोरी हमारे सामने आने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कैसे कांवड़ियों पर लोन वुल्फ अटैक को टाल दिया। आपके सामने दो सवालों के उत्तर होंगे। पहला, ये लोन वुल्फ अटैक होता क्या है, और दूसरा, इस लोन वुल्फ अटैक के निशाने पर सैकड़ों कांवड़िए कैसे फंसने वाले थे, मैं दिखाऊंगा। फिर दिखाऊंगा आपको कि कांवड़ पर अब कौन सा नया नियम उत्तर प्रदेश में है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। फिर दिखाऊंगा मैं आपको उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। कल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने सबको हैरान कर दिया। इस्तीफा क्यों हुआ, कारण औपचारिक तौर पर स्वास्थ्य के थे, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है, राजनीति का स्वास्थ्य कैसा रहा, ये मैं आज आपके सामने पूरी तफसील से बताने जा रहा हूं। उसके बाद हिंदू लड़कियों को कुर्बान करने की धर्मांतरण की हॉरर कहानी मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। आखिर में दिखाऊंगा आपको छांगुर के कन्वर्जन कोड को पूरी तरीके से डिकोड करते हुए और उसके हर एक एंगल का एनालिसिस मैं बताऊंगा आपको कि पूरा जो चक्रव्यूह था कैसे रचा गया। और आखिर में दिखाऊंगा कैसे पाकिस्तान का घमंड को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी, उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील जिलों में से एक कांवड़ रूट पर पड़ने वाला मुजफ्फरनगर से एक ऐसा खुलासा हुआ है कि वो खुलासा ना होता, वो साजिश अगर कामयाब हो जाती तो देश के अंदर हाहाकार मच जाता। क्योंकि यूपी एसटीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज और यूपी पुलिस ने एक ऐसी साजिश को पकड़ा जिसका मकसद सिर्फ एक था। वो मकसद था धर्म के नाम पर दंगा भड़काना। धर्म के नाम पर भड़के हुए दंगों में मासूमों की जान लेना और लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर लोगों के बीच घुस करके खून का सैलाब बहा देना। और उसके पीछे हथियार बनाया गया एक ऐसे वीडियो को जो वीडियो पाकिस्तान का है, लेकिन उसको हिंदुस्तान का बताया गया। उसमें 50 मुसलमानों की हत्या का दावा किया गया, उसमें खून दिखाया गया, उसमें रोती हुई महिलाएं और बच्चों की लाशें दिखाई गई। लेकिन इसके पीछे सच ये था कि वीडियो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का वीडियो हिंदुस्तान कैसे पहुंचा, मुजफ्फरनगर में क्या इस्तेमाल होने वाला था और उसके पीछे की और कहानी क्या थी, ये सब इस रिपोर्ट में जरा देखिए। इस सावन में एक साजिश टल गई। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा हमला होते होते रह गया। टारगेट थे शिवभक्त, कांवड़िए, और साजिश थी लोन वुल्फ अटैक। ये तस्वीरें देखिए, वो तीन चेहरे जिनकी सोच थी नफरत से भरी हुई और प्लान था कांवड़ यात्रा को खून से रंगने का। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट का सबसे सेंसिटिव जोन, जहां कदम कदम पर माहौल बिगड़ने की आशंका थी। यहीं पर एक लोन वुल्फ अटैक की साजिश रची गई। लोन वुल्फ अटैक यानी आतंकियों का वो पैटर्न जिसमें वो अकेले दम पर, अकेले पहुंचकर खतरनाक और जानलेवा तक हो सकने वाला हमला करते हैं, जिसमें ना कोई ग्रुप होता है, ना कोई स्लीपर सेल होता है, भीड़ के साथ सीधे कत्लेआम होता है। इसके कुछ उदाहरण बताते हैं। फ्रांस का नीस ट्रक अटैक, अमेरिका का ऑरलैंडो नाइट क्लब हमला, न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में नरसंहार, ये सारे लोन वुल्फ अटैक के उदाहरण हैं और सैकड़ों लोगों की इसमें जान है। एक अकेला दहशतगर्द भगड़ मचाता हुआ, लाशें गिराता हुआ यूपी के साथ पूरे देश को दहलाने की फिराक में था, लेकिन इसी साजिश को भांप लिया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस और एटीएस और लोकल इंटेलिजेंस के जॉइंट ऑपरेशन ने इन सब को दबोच लिया। सांप्रदायिक दंगा भड़क सके, धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग की इनकी योजना थी और ऐसा भी ये चाहते थे कि कुछ लोग भड़क जाएं जिससे वो लोन वुल्फ टेरर अटैक भी कारित कर सकते थे। मतलब आपने कहा टेरर अटैक करने की भी प्लानिंग थी मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा के दौरान। देखिए, टेरर अटैक में केवल आपको एक आइडियोलॉजी चाहिए होती है और आपके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ही हों। लोन वुल्फ टेरर अटैक में आप चाहे तो एक साधारण गाड़ी भी, अगर आप आइडियोलॉजिकली किसी चीज़ से आपको द्वलित हैं, आप सीधे एक गाड़ी से भी किसी को कुचल के मार सकते हैं और इस प्रकार की योजना इनकी थी। सोचिए, अगर ये वीडियो और झूठी खबर वायरल होती तो क्या भीड़ ना भड़क जाती, क्या आगजनी की संभावनाएं ना होती, और अगर कोई सिरफरा हमला कर देता तो फिर क्या होता। ऐसी ही सांप्रदायिक दंगों की साजिश उत्तर प्रदेश के लिए रची गई थी।
पाकिस्तान से भड़काऊ वीडियो उठाया गया था, उसको मुरादाबाद का टैग दिया गया और लोगों के बीच फैलाया गया। कहा यह भी गया कि हिंदुओं ने 50 मुसलमानों की जान ले ली है। ऑडियो वीडियो के जरिए झूठ फैलाया गया, मकसद सिर्फ लोगों को भड़काना और एक लोन वुल्फ को प्रेरित करना ताकि वो उठे और हमला कर दे। इसी फेक वीडियो से लोन वुल्फ अटैक की साजिश प्लान की गई थी। इस वीडियो को आप देखेंगे, इसका कंटेंट जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में सिर्फ महिलाओं और मासूम बच्चों की लाशें, खून से लथपथ मंजर, एक भड़काऊ ऑडियो जोड़ दिया गया और कहा गया कि मुरादाबाद के मंसूरपुर गांव की घटना है और इसमें सीधे आरोप लगाया गया बजरंग दल पर। कहा गया कि मुसलमानों की बेरहमी से हत्या की गई। यानी वीडियो पाकिस्तान का, लेकिन नाम हिंदुस्तान के एक शहर का और आरोप लगाया गया बजरंग दल पर। देखिए, ये वीडियोस इनका कहना है कि हमें प्रीवियस ग्रुप से मिले हैं और ये इस बात को मान रहे हैं कि क्योंकि कांवड़ यात्रा इस समय चरम पर थी, तो ये किसी प्रकार से यहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे, क्या कि कांवड़ यात्रा में विघ्न पड़ सके। इनसे जो पूछताछ पे ये पता चला है कि बाकी भी जनपदों में और अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये मैसेजेस ये लोग एक्सचेंज कर रहे थे। अब कंटिन्यूसली हमारी टीम्स वहाँ पर है और उनकी अरेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा की वजह से सीसीटीवी से लेकर इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग, हर तरह की व्यवस्था हाई अलर्ट पर, और उसी व्यवस्था की देन है कि लोन वुल्फ का एक गेम शुरू होने से पहले खत्म हो गया। जी मीडिया के लिए राजू राज, मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान लोन वुल्फ अटैक की साजिश को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए नाकाम किया। लेकिन अब जरा ये सोच कर देखिए, अगर ये हमला हो जाता, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो क्या होता। लोन वुल्फ अटैक यानी एक अकेला व्यक्ति जो भीड़ में छिपा होता है, इरादा नरसंहार का होता है, उसके पास ना कोई टीम होती है ना ग्रुप होता है, लेकिन वो बहुत लोगों की जान को खत्म करने का मादा रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली कोशिश थी। इसके पहले लोन वुल्फ अटैक के बहुत लोमहर्षक और बहुत खतरनाक नरसंहार वाले उदाहरण सामने आ चुके हैं। 3 बड़े अटैक अब तक हो चुके हैं। नीस में ट्रक अटैक, फ्रांस 2016 में हमलावर था मोहम्मद लेहौस बोहेल, 86 लोगों की मौत हुई। भीड़ को ट्रक रौंदता हुआ चला गया था, आपको याद भी होगा। बैकग्राउंड था उसका यह कि आईसिस से वो इंस्पायर्ड था, हमला अकेले किया। इसके अलावा ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग अमेरिका में 2016 में ही हमलावर का नाम था उमर मतीन, 49 लोगों की मौत हुई थी। क्लब में घुसा, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बैकग्राउंड था कि यह भी आईसिस के प्रोपेगेंडा से प्रेरित था। तीसरा था क्राइस्ट चर्च मस्जिद अटैक न्यूजीलैंड में 2019। बैंटन टेरेंट नाम का हमलावर 51 लोगों का शिकार उसने किया, 51 लोगों को मार दिया उसने। तरीका था कि मस्जिद में घुसा, अंधाधुंध गोलीबारी की। ये सब कुछ हो चुका। लेकिन आईसिस हो, अलकायदा हो या पाकिस्तान की फेक प्रोफाइल्स हो, ये एक अकेला शिकार खोजते हैं, भड़काते हैं, मौत का सौदागर बनाते हैं और फिर लोन वुल्फ अटैकर बना करके भेज देते हैं। लेकिन जो आदमी कट्टरता का जहर पी चुका है, उसे ना तो संगठन की जरूरत होती है, ना फंडिंग की जरूरत होती है, उसको एक बहाना चाहिए होता है तबाही मचाने का, और तबाही मचाता है। अभी जरा इस लोन वुल्फ अटैक की मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। फ्रांस और अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े लोन वुल्फ अटैक हुए। 2016 के दोनों अटैक हैं, ये अपने आप में बहुत घातक है। और अब उन लोन वुल्फ अटैकर्स की तस्वीरें भी दिखाता हूं आपको। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, जो पाकिस्तान की वीडियो को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो दिखाया जा रहा था, वो उत्तर प्रदेश में टिक नहीं पाया। उसके पीछे की वजह यह कि पहले तो यहां पर इंटेलिजेंस एक्टिव थी और ये दृढ़ प्रण भी है कि किसी भी हाल में पूरे प्रदेश में अपराध नहीं हो पाएगा। और खास तौर पर श्रावण मास में हो रही कांवड़ यात्रा पर एक छोटा सा खतरे का छींटा भी नहीं आया। जो आरोपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किए, जी न्यूज उनके घर पहुंचे, उनके घर पहुंच के पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि आरोपी क्या करते थे और कैसे आतंक के इस रैकेट में शामिल हुए।
पाकिस्तान के वीडियो को वायरल कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और लोन वुल्फ अटैक करने की साजिश के मामले में पुलिस ने जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 नदीम और रईस सगे भाई हैं। वीडियो रईस पे तो भेजी किसी और ने, ये तो मैं बता नहीं सकती किसने भेजी। रईस ने पे भेजी, रईस ने भेजी फिर अपने भैया पे नदीम पे। वीडियो देखा है आपने? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। वीडियो में क्या था? कोई मैंने देखा ही नहीं जी। अच्छा, मैंने देखा ही। तो बताया होगा ना पुलिस ने क्या है? हाँ, पुलिस ने कि उसमें पता नहीं कहाँ की वीडियो है, क्या है, ये डाल ली। मगर जी हमारे तो नॉलेज में है नहीं, हम मोबाइल भी नहीं चलाते हैं। सुबह मतलब सारे घर में सो रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। बस अब पापा को आवाज़ मारी कि घर से बुलाया, बस बुला के गाड़ी में बिठा के ले गए। अब अगर इसे इतनी अकल होती रही इसको, या पता होता 3 लोंडियों का बाप हो गया, अकल तो इन्हें धिल्ले की भी नहीं। सारा महल्ला खानदान गाँव नू कह सच्ची तेरे बच्चों को अकल धिल्ले, भाई क्या करूँ। तो मनसेर ने वीडियो डाला ही था ना? उसने मंगवाया था, रईस ने मंगवाया था तो उसने वीडियो डाला था। उसने मंगवाया था, बल्कि उसने मना किया कि मेरे पास नहीं है, इनको नहीं डाल दो। अब पुलिस की अलग अलग टीमें मुरादाबाद, दिल्ली, लोनी अलग अलग जगहों पर इन और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। कांवड़ रूट पर अगर दुकान है तो पहचान बताना होगा। योगी सरकार के क्यूआर कोड वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सहमति जता चुका है, मोहर लगा चुका है। क्यूआर कोड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी पर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जितने ढाबे वाले, जितने होटल मालिक हैं, वो लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधानिक रूप से उनको दिखाना ही होगा। क्यूआर कोड पर सुप्रीम सुनवाई, फैसले ने भाईजान की टेंशन बढ़ाई। योगी सरकार का फैसला बरकरार, एससी ने रोक लगाने से किया इनकार। कांवड़ रूट पर है अगर दुकान, भाईजान दिखानी होगी पहचान। ढाबे का हिंदू नाम, दुकानदार भाईजान, असली नाम छिपाकर और फर्जी पहचान बताकर कांवड़ रूट पर दुकान चलाने वालों के स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसमें कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के यूपी सरकार के निर्देश को बरकरार रखा है। कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों को धर्म वाले धोखे से बचाने के लिए योगी सरकार के सबसे सटीक उपाय यानी क्यूआर कोड पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाना होगा। क्यूआर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश था क्यूआर कोड को लेकर कि हर ढाबे वाले को अपना नाम, पहचान और जो रेट लिस्ट है वो लगाना होगा, नाम नहीं छुपाना होगा, उसको बाकायदा डिस्प्ले में लगाना होगा। सरकार के इस फैसले के पीछे कुछ वजह बिल्कुल साफ है कि क्यूआर कोड सच बोलेगा और उसे स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार का असली नाम आपके सामने होगा। धर्म छिपाकर स्कैम करने वाले दुकानदारों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ग्राहकों को दुकान का लाइसेंस नंबर भी इससे पता चल जाएगा। इससे ग्राहक दुकानदार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जान पाएंगे, जिससे ग्राहकों को शिकायत करने और खाने की क्वालिटी पर फीडबैक देने में आसानी होगी। इन फीडबैक्स को सीधे खाद्य विभाग कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जाएगा। यानी क्यूआर कोड से कांवड़ियों के साथ धर्म के धोखे वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। एससी के इस फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। बहुत अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल सर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो रखा था क्यूआर कोड का, ये बिल्कुल सही रखा था, पहचान होनी चाहिए। सर इसमें तो कि ये सही कदम है बिल्कुल। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी सबकी पहचान होनी चाहिए।
किसी को भी अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। पहचान छुपाना तो एक आपराधिक काम हो गया। वहीं इस मुहिम को चलाने वाले स्वामी यशवीर ने भी फैसले पर खुशी जताई। लेकिन कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद कट्टरपंथी साजिश कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस्ती में जब अयोध्या से जल लेकर कांवड़िए पहुंचे तो वहां मुस्लिम लड़कों ने सनातन पर विवादित टिप्पणी की और विवादित टिप्पणी करके ये साफ संदेश दिया कि उनकी मंशा है धर्म पर प्रहार करना। लेकिन जब धर्म पर प्रहार हुआ तो शिव भक्त गुस्से में आए और फिर जो तस्वीर आई उसे संभालना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी। हंगामे और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें यूपी के बस्ती की हैं, जहां मुस्लिम युवकों की कांवड़ियों पर की गई धार्मिक टिप्पणी से ऐसी चिंगारी फैली कि उससे भड़की आग दूर दूर तक नजर आई। जमकर तोड़फोड़ हुई, घंटों हाईवे जाम रहा। ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस प्रशासन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। इस दौरान पुलिस की टीम को भी कांवड़ियों के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि धार्मिक टिप्पणी पर हुए इस उपद्रव के लिए मुस्लिम लड़कों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक कांवड़िए अयोध्या से जल लेकर बस्ती पहुंचे थे। इसी बीच मुस्लिम लड़के डीजे लेकर वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक मुस्लिम लड़के ने सनातन पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वहां जमकर बवाल मचा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम से भी कांवड़ियों की बहसबाजी हुई और फिर आरोपी को पकड़कर जब पुलिस ले जाने लगी तो गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। कांवड़िए इतने गुस्से में थे कि पुलिस की कोई भी दलील काम नहीं आई और हाईवे जाम करने के साथ ही कांवड़ियों ने वहां सड़क पर लगे बैरिकेड गिराकर उनमें आग लगा दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुए धार्मिक प्रहार पर भोले के भक्तों की तीसरी आंख ऐसी खुली कि उन्हें शांत कराने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी और जब कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया तब जाकर कांवड़ियों का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। कुछ कांवड़ जो भी लेके जा रहे थे लोग, उनमें शिव भक्तों में और कुछ अन्य व्यक्ति जो थे वहाँ मौजूद थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और उसको लेके कांवड़ियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। मौके पर हमारे एसडीएम्स और हम लोग उपस्थित हुए, सीओ यहाँ में थानेदार यहाँ उपस्थित हैं और वार्ता करके इसका समाधान करा दिया गया है। इससे पहले सीएम योगी कांवड़ यात्रा में उपद्रव की साजिश फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का कड़ा संदेश दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथी सोच से कांवड़ियों का क्रोध भड़क रहा है, जिसकी तस्वीर इस बार बस्ती से सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। इस इस्तीफे के ठीक बाद सियासी हंगामा भी है और सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। विपक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े कर रहा है। अटकलें कई लगाई जा रही हैं। अटकलें लगाते हुए साफ कहा जा रहा है कि कुछ तो है जिसको छिपाया जा रहा है और दावा तो यहां तक कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है बल्कि जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया। लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या वाकई हालात उतने ही सीधे हैं जितने दिखाई पड़ रहे हैं? क्या स्वास्थ्य कारण इकलौती वजह है वाइस प्रेसिडेंट के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना, या वाकई में कुछ और चीजें भी हैं? ये की डिटेल इस रिपोर्ट में। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। राज्यसभा के अंदर हमेशा बुलंद अंदाज में अपना पक्ष रखने वाले सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है, मगर ये वजह विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। लिहाजा धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है।
किसी का कहना है कि इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं। किसी ने इस्तीफे के पीछे सरकार का दबाव बताया, तो कोई महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सरकार से मतभेद का आरोप लगा रहे हैं। ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही सभी सांसदों का भी धन्यवाद कहा, मगर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक अलग ही मुद्दा उछाल दिया। जयराम रमेश के पोस्ट का लबोलुआब ये था कि कल राज्यसभा की बीएसी की बैठक को लेकर धनखड़ और सरकार के 2 बड़े मंत्रियों में अनबन हुई। जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का नाम लिखते हुए बैठक में उनकी गैर मौजूदगी को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बताया। दरअसल कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई सदस्य शामिल थे। थोड़ी देर चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, मगर शाम की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ काफी देर तक दोनों का इंतजार करते रहे। जब नड्डा और रिजिजू नहीं आए तो बैठक आज 1 बजे तक टाल दी गई। कांग्रेस दावा कर रही है कि इसी वजह से आहत हुए उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि वो किसी दूसरे संसदीय कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए बैठक में नहीं जा पाए, जिसकी सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है कि सरकार ने जानबूझकर उनका इस्तीफा लिया है। सिक्योरिटी है। मगर कांग्रेस के तर्कश में नड्डा पर आरोपों के कई तीर हैं, जिसमें कल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जेपी नड्डा का वो बयान भी शामिल है जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस के बीच दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नड्डा ने कहा कि जो वो बोल रहे हैं बस वही रिकॉर्ड में जाएगा। इस बात से धनखड़ आहत हुए, जबकि नड्डा का कहना है कि ये बयान उन्होंने विपक्ष के सांसदों की टोका टोकी के लिए दिया था, न कि सभापति के लिए। मगर विपक्ष इन दलीलों को दरकिनार कर सरकार पर निशाना साधने में लगा है। अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। जाहिर है 3 साल तक राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालने वाले जगदीप धनखड़ ने जिस तरह अचानक से अपना पद छोड़ दिया, उसने कई तरह के कयासों को जन्म दिया है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है और इसका जवाब या तो धनखड़ के पास है या फिर सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के पास। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इस पूरे एपिसोड में एक और नाम है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, वो है जस्टिस यशवंत वर्मा। ये एंगल क्या है, इस मुद्दे पर क्या हुआ, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी जरा आप समझिए। दरअसल कल विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने का प्रस्ताव पत्र सौंपा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 63 सांसदों के इस प्रपत्र को स्वीकार किया और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चैम्बर में सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये बैठक होती है, उसके बाद 4:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में जो सीनियर मंत्री सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक शुरू हुई। करीब 5 बजे एनडीए के राज्यसभा सांसदों को राजनाथ सिंह के कमरे में बुलाया जाता है। एनडीए के सभी दलों के राज्यसभा सदस्यों में से एक कोरे पन्ने पर, एक कोरे कागज पर उन सबके साइन लिए जाते हैं। किसी सांसद को यह बताया तक नहीं गया कि जो कोरे पन्ने पर उनके साइन लिए जा रहे हैं, ये साइन किस लिए लिए जा रहे हैं, क्यों करवाए जा रहे हैं। अब सोचिए जरा, राजनाथ सिंह के कमरे के अंदर एनडीए के सांसदों के कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर लिए गए और उसके बाद करीब 7 बजे गृहमंत्री अमित शाह के कमरे में एक बार फिर बैठक होती है जिसमें सारे बड़े नेता मौजूद रहते हैं। इस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इन दोनों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। रात
9:30 बजे। एग्जैक्ट बताऊं तो उस मुलाकात यानी 7 बजे के ठीक 2 घंटे 25 मिनट यानी 9:25 पर जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने औपचारिक तौर पर कहा कि स्वास्थ्य कारण वजह है कि मैं अनुच्छेद 67A का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे की खबर आ रही है। एयर इंडिया के विमान में आग लगी है। हालांकि बेहतर बात यह भी है इसी बीच में कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित भी हैं, लेकिन ये एयर इंडिया का विमान बताया जा रहा है जिस विमान में ये हादसा हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर। प्राथमिक जानकारी जो है वो जानकारी बता रही है कि हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और उस एक्शन के बाद कई खुलासे सामने आए जिस आए वो अपने आप में चौंकाने वाले। दिल्ली से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रहमान इस पूरे धर्म परिवर्तन गैंग का मास्टरमाइंड है। इससे पूछताछ के बाद खुलासा ये कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, जिसके लिए दिल्ली से बैठकर एक खास ऑपरेशन वो चला रहा। क्या मोडस ऑपरेंडी था, इस रिपोर्ट में खुलासा होने जा रहा है। टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल। अब्दुल रहमान और उसका ऑपरेशन उम्मत, ये वो शब्द था जिसके आधार पर दिल्ली में बैठकर अब्दुल धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, लोगों को फंसा रहा था और 35 सालों से गैर मुस्लिम लोगों का धर्मांतरण कराता था। उम्मत जिसका मतलब है खास विश्वास रखने वाले अल्लाह के अनुयायी, और इसका इस्तेमाल सबको इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब्दुल रहमान इसी सिंडिकेट को आगे बढ़ाते हुए धर्मांतरण का काला खेल खेलता था। अब्दुल धर्मांतरण के लिए टारगेट किए गए लोगों को बरगलाता था और कहता था कि जब कयामत आएगी तब उम्मत करने वाले शख्स को माफ किया जाएगा और उन्हें जन्नत नसीब होगी। ये कहकर हिंदुओं को फंसाया जाता था और धर्मांतरण कराकर ऑपरेशन उम्मत को पूरा किया जाता था। इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना। ये इनकी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी में है कि कयामत कब होगी, तो जब ये समय आएगा, तो ये इनकी आइडियोलॉजिकल सोच है। आगरा पुलिस ने भी जब अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया तब भी अब्दुल रहमान के घर रोहतक की एक हिंदू लड़की मिली थी जिसका धर्मांतरण करवाया गया था। दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहने वाले अब्दुल रहमान के घर पर दिन रात ये खेल यूं ही खेला जाता था। लड़कियां तो आती जाती देखी हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि ये धर्म परिवर्तन कराते थे या क्या कराते, हमें ये नहीं पता। और रात को पता ही चलता था अंदर क्या हो रहा है। दिन में बंक बंद रहते थे, रात में ये बहुत रोज से आते थे, रिश्तेदार जाते थे। नहीं, ये तो शक लगता था इनका, कोई शक है कोई। आगरा के धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो बताते हैं कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल है। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए। अब्दुल रहमान 2021 में शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए कलीम सिद्दीकी के ही काम को आगे बढ़ा रहा था। उसके घर से मिली किताबें भी कुछ यही बताती हैं। कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे। आगरा मामले में पकड़े गए 10 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही रहमान की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप से रहमान के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं और अब्दुल रहमान ही वो कड़ी है जिससे बाकी राज्य के लोग भी जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवैध धर्मांतरण की इसी रैकेट 10 आरोपी जो शामिल थे उनसे पूछताछ हुई तो कई और राज भी सामने आए और धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल किए जाने वाला पूरा का पूरा पैटर्न भी खुलकर सामने आया। पहला, धर्मांतरण का मायाजाल बुनने के लिए यह गिरोह नई तकनीक का इस्तेमाल करता था।
इंटरनेट का इस्तेमाल करता था और इंटरनेट के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए शिकारों को खोजा जाता था। इंस्टाग्राम पर फेक आईडीज बनाई जाती थी, उसके जरिए नेटवर्क बढ़ाया गया था। सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, वहां पर इस्लामिक वीडियो भेजते थे और इसमें जो लोग दिलचस्पी दिखाते थे उनको फिर ये प्रेरित करते थे और पैनी नजर रखते थे उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज। छांगुर की बात होनी भी जरूरी है। छांगुर यानी कि धर्मांतरण का वो मास्टरमाइंड जो सबसे पहले सामने आया था। छांगुर पर एक तरफ जांच एजेंसी शिकंजा कस रही, दूसरी तरफ छांगुर की बातों में आकर धर्मांतरण करने वालों के परिजनों ने भी खुलासा किया है। परिवार वालों के मुताबिक छांगुर एंड कंपनी धर्म बदलने के लिए स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को टारगेट करते थे, फंसाते थे और लोगों की जमीनों पर कब्जा करके अवैध मजार बनाता था ताकि वहीं पर धर्मांतरण का अवैध रैकेट भी चल सके। कबूल है। निकाह करवा दिया और धर्म परिवर्तन करा दिया, हिंदू से मुसलमान उसको बना दिया। कह रही है मेरे को मार देगा, उसको जान का खतरा था उस दिन। ये मेरी बहन ने मेरे को बोला था कि भाई इसने मेरा धर्मांतरण भी करवा दिया है। वहाँ पे जो मतलब है धर्मांतरण चलता ही रहता। सुना आपने इन परिवार वालों का दर्द। किसी की बेटी को अपने जाल में फंसाकर मुस्लिम बना दिया तो किसी को मौत का डर दिखाकर उसका धर्मांतरण करा दिया, किसी की जमीन पर कब्जा कर उसे धर्मांतरण का सेंटर बना दिया। ये वो लोग हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई छांगुर की साजिश का शिकार हुआ है और फिर उसका धर्मांतरण कराया गया। दरअसल आज लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय में राज्य के अलग अलग शहरों से धर्मांतरण के शिकार हुए लोगों के परिवार वाले आए थे और उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार की बेटियों को टारगेट करके धर्मांतरण के दलदल में धकेल दिया गया। छांगुर और उसके गुर्गे स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सबसे पहले टारगेट करते थे। जब वो उनके ट्रैप में फंस जाती थी तो उन्हें घर से भगा कर ले जाते और धर्म परिवर्तन कराते। जब गई तो उसके 10 दिन के बाद कॉल आई थी उसके फोन पे, तो कहने लगी आंटी जी कैसी हो? नो ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? नो के ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड के फोन से बात कर रही हूँ। तो जी उसने जाके हमारे को वो नंबर दिया, हमने वो नंबर अपने फ़ोन से मिलाया तो स्विच बंद आया। फिर हमने आप जैसों के फ़ोन पे वो नंबर दिया, मैंने कि भी देखो इसका नाम नूम पता लग गया। तो उसमें आईडी में उसका नाम जाकिर खान आया। लेकिन जब भोली भाली लड़कियां उनके जाल में फंस जाती और धर्मांतरण करने से मना कर देती तो चाकू की नोक पर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। ऐसा ही मेरठ की लड़की के साथ किया गया। बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में थी काफ़ी समय से और मेरी जो लास्ट बात हुई थी 2019 में हुई थी मेरी बहन से, और मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पे यही बोला था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैंने बहुत टाइम से मतलब घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ। इसने मेरे को ऐसा मतलब कर दिया है कि मतलब मेरा घर आने का ज़्यादा मन नहीं करता है। लेकिन आज मैं तेरे को फ़ोन कर रही हूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो कह रही है मेरे को मार देगा, उसको जान का खतरा था उस दिन। झूठे वादे और तरह तरह के सपने दिखाकर बदर अख्तर सिद्दीकी के गुर्गे लड़कियों को फंसाते, फिर बदर अख्तर सिद्दीकी उन लड़कियों का धर्मांतरण कराता। अब जरा एक पिता की लाचारी देखिए, हाथों में अपनी बेटी की तस्वीर लिए घूम रहे हैं। इन्हें आस है कि उनकी बेटी इस दलदल से लौट आएगी जिस दलदल में उसे छांगुर और उसके गुर्गों ने धकेला है। ये भगा कर लेकर गया है, ये इसी के हवाले इसी से निकाह करवा दिया और धर्म परिवर्तन करा दिया, हिंदू से मुसलमान उसको बना दिया, माँ स्वाद भी खिला दिया। अब 6-7 महीना हो गया, क्या पता आज हमारी लड़की है कि नहीं है। छांगुर और गुर्गे जहां एक और धर्मांतरण का खतरनाक खेल खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रहे थे। उनकी जमीनों पर अवैध मस्जिदें और मज़ारें बनाई जा रही थी ताकि वहां भी धर्मांतरण के अड्डे तैयार किए जा सकें। वहाँ पे जो मतलब है धर्मांतरण चलता ही रहता। हमें भी ऑफर दिया गया था कि तुम एक काम करो ना, यहाँ से जमीन अपनी वो कर लो, तुम यहाँ से जमीन हमको दे जाओ और हम इस जमीन का ऑफर तुम गाजियाबाद में ले लो या दिल्ली में ले लो, हमारी एक बॉम्बे में जमीन है तुम उसे ले लो। हम क्यों ले लें, हम तो सनातनी है, हम तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हमारी जमीन है, तुम हमारी जमीन को छोड़ के चले जाओ। ऐसे और भी परिवार हैं जो छांगुर एंड कंपनी का शिकार हुए हैं, लेकिन पुलिस ने छांगुर के धर्मांतरण वाले जाल पर शिकंजा कस दिया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। साथ ही साथ छांगुर के गुर्गे भी सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि छांगुर पर ईडी का शिकंजा और कसा जाएगा और मजबूत होगा। खबर ये कि छांगुर को ईडी रिमांड पर लेने जा रही है। लखनऊ को रिमांड अर्जी दाखिल करेगी। छांगुर और उसके गैंग पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का आरोप है। ईडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। इसके पहले एटीएस ने छांगुर और उसके गुर्गों को रिमांड पर लिया था। भोपाल जहां खुले में मांस बेचे जाने का विरोध किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा। भोपाल का पुराने शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां कतार से खुलेआम मांस की बिक्री होती है। इसी की वजह से लोगों का आरोप यह है कि मंदिरों में जाना मुश्किल हो जाता था और इसीलिए विरोध करके ऐलान किया गया कि सिर्फ सावन नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहां मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए। सावन में मांस पर महाभारत। भोपाल में खुले में मांस बेचने पर बवाल। मध्य प्रदेश में उज्जैन और ग्वालियर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल के पुराने शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां खुले में मांस बेचा जाता है और इसी के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर खुले में मांस की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की। ये देखिए, ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, एक बार ऐसे करके दिखाइए, आशीष ठाकुर। इन्होंने तलैया थाने में ज्ञापन दिया कि खुलेआम मांस ना बिके। हिंदू संगठनों ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी मांग सिर्फ सावन के महीने तक के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए मांस की खुलेआम बिक्री बंद होनी चाहिए और अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इन दुकानों को बंद कराने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या सावन में खुलेआम मांस से दिक्कत है या फिर हमेशा? नहीं, पूर्ण रूप से बंद हमेशा ही हमेशा जी पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। नियम सिर्फ एक समय के लिए नहीं होता है, पूर्ण रूप से होता है। उस गाइडलाइंस का पालन हर किसी को करना चाहिए। मंदिर भी है क्या? अरे बहुत मंदिर है, वहाँ स्कूल से शासन का ये आदेश है कि मंदिर से विद्यालय से 200 मीटर दूर होना चाहिए। वहाँ पे 20 किलोमीटर के 20 यदि ऐसे ही खुले हम मांस वहीं से मंदिर जाते हैं? वहाँ से मंदिर नहीं जाते, काली जी का मंदिर हम लोग जाते हैं। काली जी का मंदिर जाते हैं और वहाँ से जाते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गंदगी के मारे जाते ही नहीं, मेरी बात नहीं जाते मंदिर, नहीं जाते। जी न्यूज़ की टीम उस प्राचीन हनुमान मंदिर में भी गई जो मीट की खुलेआम हो रही बिक्री की वजह से बंद पड़ा हुआ था। बंद है क्या मंदिर? अच्छा, चलिए अंदर चलते हैं मंदिर। रजत दुबे मेरे साथ में है और यहाँ पर आपको सन्नाटा पसरा नजर आएगा। लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया है, पता नहीं वजह क्या है। और ये बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति है, यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों ने इस वजह से आना बंद किया है क्योंकि बाहर खुलेआम मांस की दुकानें संचालित हो रही हैं। इस विरोध के बीच सीएम मोहन यादव ने भी साफ निर्देश दिया कि खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा। इस कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो खुले में कोई मांस नहीं बेचेगा, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया। किसी को देखना नहीं, भाई तुमको खाना तुम अपनी दुकान में करो, अंदर घर में करो, बाहर क्यों दिखाते हो। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। जी मीडिया के लिए भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो राजनीति में आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक 6 बजे। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।